Good morning, everyone. Myself Suresh Parekh, on behalf of USF team, welcomes you all to this extravagant talk on physics behind shock waves by Mr. Jahan Thakur. In most of the sci-fi and superhero films, we have seen that how powerful shock waves are and how destructive they can be. But ever wondered, but what these shock waves actually are? So, to introduce you all to this fascinating world of shock waves, USF came up with this talk. This talk would turn out to be bonus for the physics lovers. Let's begin with introducing USF to you all. For that, I would like to invite Mr. Dilip Satasya, editor of Vigyan Chetna, for the introduction of USF. Dilip bhai. थैंक यू सुरेश। मैं अपनी बात हिंदी में रखूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका स्वागत करता हूँ यूनिवर्स साइंस फोरम की ओर से। मैं दिलीप सताशिया यूनिवर्स साइंस फोरम का मेंबर भी हूँ और यूनिवर्स साइंस फोरम का जो पर्पज़ है वो आप सब जानते हैं कि हम लोग जो मेन फोकस जो करते हैं कि समाज में स्टूडेंट्स यूज़ जो कॉमन लोग हैं वो विज्ञान को जाने, सिर्फ जाने इतना नहीं, विज्ञान के प्रति उसका जो रुचि है वो बढ़े, जो विज्ञान को चाहे, सिर्फ जानकारी नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं, लेकिन विज्ञान का जो मूलभूत विज्ञान है उसका जो स्ट्रगल है विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जो साइंटिस्ट लोगों ने पूरा स्ट्रगल किया है वो स्ट्रगल को सब लोगों तक ले जाना वो यूनिवर्स साइंस फोरम का मेन पर्पज़ है। और उसके लिए हम वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी करते रहते हैं। अभी जो कोरोना चल रहा है तो हम ऑनलाइन प्रोग्राम करते रहते हैं। और दूसरा बात ये है कि जो टेक्नोलॉजी, जैसे आज का जो टॉपिक है शॉक वेव्स, सुरेश ने बताया, तो ये टेक्नोलॉजी हमारे साथ पूरा जुड़ा हुआ है। विज्ञान भी हमारे जीवन में पूरा डे टू डे लाइफ में जुड़ा हुआ है। लेकिन हम विज्ञान का बहुत सारा पासा है, लेकिन हम जो जानते हैं मेनली वो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट सिर्फ ज़्यादा जानते हैं क्योंकि हम उसका यूज़ इजीली करते हैं। लेकिन उसके पीछे का जो विज्ञान का जो पूरा ये है वो बताने की हमारी कोशिश है। जहान का जो आज का टॉक है वो भी इसीलिए रखा गया है कि सिर्फ जानकारी देना नहीं है कि शॉक वेव्स क्या है, इंफॉर्मेशन देना हमारा मेन पर्पज़ नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन के साथ साथ विज्ञान के प्रति रुचि बढ़े सबका। विज्ञान को जैसे ज़्यादातर लोग मानते हैं कि विज्ञान प्रोफेसर का विषय है, बहुत पढ़े लिखे लोगों का विषय है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो यूनिवर्स साइंस फोरम का मेन पर्पज़ है। तो आज का जो टॉक है वो आप सुनेंगे और आपको सही में जो फिजिक्स के प्रति आपको लगाव बढ़े वो हमारा मेन पर्पस है। Thank you, Dilip bhai. Now proceeding towards today's talk, that is physics behind shock waves. For this amazing talk, we have Mr. Jahan Thakur with us as a speaker, who is also the co-convener of USF. To know more about the speaker, I would like to invite Mr. Kishan Malavia for the introduction of the speaker. Our today's speaker, Mr. Jahan Thakur, is currently in TY BSc Physics at St. Xavier's College, Ahmedabad. He is a science enthusiast, an excellent writer, and has a very good scientific temperament. He is also co-convener of our Universe Science Forum. Apart from that, he has been Research Internet Institute for Plasma Research at Gandhinagar. He has also done two preliminary discoveries through International Asteroid Search Campaign organized by International Astronomical Search Collaboration during May-June 2020. We are happy to have him here for this wonderful talk. Now I would like to invite our today's speaker for his presentation. Thank you. Thank you, Kishan, for this wonderful introduction. And okay, so I'll share my presentation. So the screen can be. Yes, it is visible. Yeah. Okay. Thank you, Suresh. मैं हिंदी और इंग्लिश में बात करूंगा। ज़्यादातर हिंदी रहेगा, भाई बीच में थोड़ा टर्मिनोलॉजी इंग्लिश आता है तो चलेगा, बिकॉज गुजराती में शायद सब लोगों को कंफर्टेबल नहीं होगा, तो इसलिए मैं हिंदी को बेस रखूंगा।
तो आज का हमारा टॉपिक है शॉक वेव्स। और तो सबसे पहले तो शॉक वेव्स क्या होता है और कहाँ पे वो अपीयर होता है किसी सिचुएशन में, उससे पहले हम थोड़ा बेसिक्स उसके बारे में जान लेते हैं कि शॉक वेव्स से पहले प्रीरिक्विजिट्स क्या होती है उसके अपीयर होने की। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड ऑफ साउंड हम लोगों ने 12th में सब पढ़ लिया है, तो यही बेसिक है कि कोई भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है that is given by this. Okay, let me point my laser pointer on. Okay, yeah. So speed of sound ये होती है आइडियल गैस की with molecular mass equal to 1. ये हम स्पीड ऑफ साउंड इससे दिखा सकते हैं, where gamma is the ratio of the specific heats we know, R is the constant and T is the temperature of the medium. तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो काफी सारा आप लोग, मुझे पता है कि रिलेटिविटी में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो रिलेटिविटी में हम देखते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, उससे ज्यादा फास्ट इंफॉर्मेशन नहीं ट्रांसफर हो सकती है। सेम एनालॉजी हम इस मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड के साथ लगा सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर which is among the particles of medium. So particles जिस स्पीड से एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, वो स्पीड ऑफ साउंड जितनी होती है उसकी स्पीड। तो जब अभी लाइट में तो उससे वो तो अल्टीमेट स्पीड लिमिट है, उससे आगे हम जा नहीं सकते हैं। कोई भी स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज की स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती है। पर साउंड की स्पीड में तो हम ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि उससे ज्यादा तो हो सकता है। So what happens when the speed of flow or speed of object exceeds the speed of sound? उसके लिए पहले तो ये एक टर्म है मैक नंबर, उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मैक नंबर इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ फ्लो और द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड। इट इज जस्ट अ रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज u, और वो स्पीड ऑफ साउंड से हम उसको डिवाइड करते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड के कितना गुना है वो हमको दिखाती है। तो इस मैक नंबर जो है, वो मैक नंबर एक्चुअली वो अर्नस्ट मैक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट था, उसके नेम के ऊपर वो रखा गया है मैक नंबर। उसने फ्लूइड डायनामिक्स में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था, दैट्स व्हाई इस मैक नंबर के ऊपर से हम दो मेन रिजाइम्स हम डिवाइड कर सकते हैं फ्लो के। तो दैट इज फॉर सबसोनिक विच इज उसका फ्लो स्पीड ऑफ साउंड से जो होता है वो कम होता है, और यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होता है, उसको सुपरसोनिक बोलते हैं। तो इस दोनों को ओवरलैप करता हुआ भी एक रिजाइम होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसोनिक रिजाइम। अभी ये सबसोनिक और सुपरसोनिक रिजाइम की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, पर ये ट्रांसोनिक रिजाइम में दोनों प्रॉपर्टी के थोड़े थोड़े हिस्से होते हैं, मतलब दोनों की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज इस ट्रांसोनिक रिजाइम में होती है, जो कि एक मैक नंबर इक्वल टू 1 के आसपास होता है। और एक चौथा भी रिजाइम होता है जिसको बोलता है हाइपरसोनिक रिजाइम। या हाइपरसोनिक रिजाइम जो कि स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना या उससे ज्यादा स्पीड होती है, तो वहां पे हाइपरसोनिक रिजाइम होता है। और इसकी प्रॉपर्टीज बहुत सी सुपरसोनिक रिजाइम से ही मिलती है, एज इट इज द पार्ट ऑफ द सुपरसोनिक रिजाइम, बट थोड़ी बहुत उसकी डिफर होती है ऑफ द लोअर सुपरसोनिक रिजाइम विच इज फ्रॉम 1 to 5। तो वो उससे थोड़ी डिफर होती है, इसलिए हमने नया रिजाइम इसको हम बोलते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये सबसोनिक का, ये ट्रांससोनिक का, और ये सुपरसोनिक का। तो ये जो ऑब्जेक्ट है और ये सब है साउंड के वेव फ्रंट्स। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और उसने ये वाला वेव फ्रंट एमिट किया था, तो सर्टेन टाइम में वो यहाँ पे पहुंचता है और वेव फ्रंट यहाँ पे पहुंच जाता है। सो दैट इज दिस ऑब्जेक्ट, दिस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द स्पीड ऑफ द साउंड। यहाँ पे सेम थिंग है, पर ये ऑब्जेक्ट और ये साउंड का वेव फ्रंट दोनों सेम स्पीड से है, तो दोनों साथ साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूरा ऐसा काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, पूरा बड़ा बड़ा साउंड मिलता है हमको। और ये जो होता है ये सुपरसोनिक रिजाइम, यहाँ पे हम इंटरेस्टेड है बिकॉज शॉकवेव इसी तरह की सिचुएशन में अपीयर होता है। सुपरसोनिक रिजाइम में एक ऐसा कोन बन जाता है, बिकॉज ये हर बार ये साउंड वेव फ्रंट को ऐसे पेनेट्रेट करके ऑब्जेक्ट आगे निकल जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कोन बन जाता है जिसको बोलते हैं मैक कोन।
ये 2D में तो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ऐसे रोटेट करते हैं अगर इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो ये कोन बन जाता है। दिस इज कॉल्ड मैक कोन। और ये मैक कोन में आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सब के सब वेव फ्रंट्स इन फेज है। तो जब कभी भी आपने एक्सपीरियंस किया हो तो कोई फाइटर जेट है तो वो अपने ऊपर से आता है सुपरसोनिक फाइटर जेट, तो वो जब चला जाता है बाद में हमको आवाज सुनाई देती है और बड़ी वाली आवाज सुनाई देती है, ऐसा पूरा बूम होता है, तो उसको बोलते हैं सोनिक बूम। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मैक कोन। जब मैक कोन ऑब्जर्वर से पास होता है तब हमको ये सुनाई देता है सोनिक बूम। तो शॉक वेव एक ऐसी एंटिटी है जो कि सुपरसोनिक फ्लो होता है पूरा। जब ये तो मैंने ऑब्जर्व की बात की, पर जब पूरे फ्लूइड पार्टिकल्स ही ऐसे मोशन में है तो तब ये शॉक वेव एग्जिस्ट करता है। कि जहाँ पे ऐसा होता है कि कोई अगर ऑब्स्टेकल हम रख दे किसी फ्लो के बीच में, कोई एक फ्लो ऐसे बह रहा है सबसोनिक या सुपरसोनिक, हम ऑब्स्टेकल बीच में रख दे तो वो फ्लूइड पार्टिकल्स अपनी डायरेक्शन अब उस हिसाब से चेंज कर देते हैं। जैसे पानी के वो नाला जा रहा है, उसके बीच में हम ऐसे पत्थर या ऐसे कुछ रखे तो उसके आजू बाजू से पानी निकल जाएगा। तो ये जो होता है और ये अब पहले से ही मतलब स्मूथली एडजस्ट कर देता है। ऐसा नहीं कि ऐसे जाके फिर पूरा डायरेक्शन चेंज होता है, वहां पे कुछ टर्बुलेंट या ऐसे कुछ होता नहीं, बहुत ही स्मूथली होता है। तो ये जो सिनेरियो है वो सबसोनिक रिजाई में होता है। तो क्यों ऐसा होता है? बिकॉज जब हम कोई ऑब्स्टिकल रखते हैं वहां पे तब तब वो जो फ्लूइड पार्टिकल्स उसके नजदीक होते हैं वो कोलाइड करते हैं और वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं ड्यू टू दैट वैन डर वाल्स एंड अदर फोर्सेस टू दी अपस्ट्रीम पार्टिकल्स। वो जो आने वाले उस पार्टिकल्स को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल है। एंड ऑफ फोर्सेस ऐसा कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है इस पार्टिकल्स में, पर ऐसे मैं सिर्फ फ्रेजेस में बोल रहा हूँ ऐसे। तो ऐसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं और ऐसे अपस्ट्रीम पार्टिकल्स जो कि अभी पहुंचे नहीं है वहां ऑब्स्टिकल के पास, उनको ऐसा वो अपनी ट्रैजेक्टरी एडजस्ट कर देते हैं उस हिसाब से, तो ऐसे स्मूथली स्ट्रीमलाइंस एडजस्ट हो जाती है। पर सुपरसोनिक फ्लो में क्या होता है कि वहां पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो उसके पहले तो वो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑब्स्टिकल तक पहुंच जाते हैं, तो वहां पे स्मूथली एडजस्ट नहीं हो पाती। जब बहुत ही नजदीक पहुंचता है तब उसके पास इंफॉर्मेशन आती है, वो क्योंकि वहां पे फिर कोलिजन्स ज्यादा होते हैं और वहां पे डेंसिटी ज्यादा हो जाती है पार्टिकल्स की, तब उसके पास इंफॉर्मेशन, तो वो सडनली चेंज होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी ट्रेजेक्टरी और उसकी स्ट्रीमलाइन। ओके, स्ट्रीमलाइन का भी मैं बोल रहा हूँ। स्ट्रीमलाइन इज nothing but it is in some kind of flow which is not turbulent. Streamlines are the fluid, I mean it is the locus of all the points in which at each point of the streamline the tangent of that line shows the velocity of the direction of the velocity of the fluid particle, तो उसको हम स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। तो स्ट्रीमलाइन जब एडजस्ट होती है तब फ्लूइड पार्टिकल्स मतलब उसी लाइन को फॉलो करते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, ट्रेजेक्टरी बोल सकते हो उसको, तो वो एडजस्ट हो जाती है। तो सुपरसोनिक फ्लो में ये नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई वहां पे एक जो स्ट्रीमलाइन ऐसे सडनली चेंज होती है और वहां पे डिसकंटिन्यूटी होती है, तो वो जो डिसकंटिन्यूटी के सब पॉइंट्स होते हैं, सब स्ट्रीमलाइंस के जो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स होते हैं, उसको अगर हम जोड़ दे, उसका लोकस बना दे पूरा, तो वो हमको मिलता है एक जो लाइन या ऐसा कुछ मिलता है, कर्व मिलता है, उसको हम बोलते हैं शॉक वेव और शॉक भी बोल सकते हो, ठीक है। नाउ दिस ओके, तो यहाँ पे ऐसा फ्लो जा रहा है, तो ये जो है ये शॉक वेव होता है कि यहाँ पे ऐसा है, फिर स्ट्रीमलाइन ऐसे सडनली ऐसे चेंज हो जाएगी, यहाँ पे भी ऐसे चेंज हो जाएगी, ये इसको बोलते हैं शॉक और शॉक वेव। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि अगर ऐसा फ्लो जा रहा है हॉरिजॉन्टली तो यहाँ पे आके सडनली चेंज होगी, तब तक कुछ नहीं होगा स्ट्रीमलाइन को। यहाँ पे सडनली अगर सबसोनिक फ्लो है तो ये ऐसे स्मूथली ऐसे चेंज होगा। यहाँ पे एनोटेशन कर सकता हूँ, एनोटेशन कहाँ होता है पता है मिशेल? ओके या, तो अगर सबसोनिक फ्लो है तो ऐसे चेंज होगा ऐसे, पर सुपरसोनिक फ्लो में क्या होता है कि लाइक यहाँ पे ऐसा पूरा ऐसे होता है, लाइक हियर, सॉरी यू कैन अंडरस्टैंड, इट इज लाइक दैट। नाउ अभी ये शॉक, ये दो डिफरेंट टाइप के मैंने शॉक बताया। ये अटैच शॉक है जो कि ऑब्स्टेकल से
अटैच्ड होता है, ये जो होता है यहाँ पे ऑब्स्टिकल से ही अटैच्ड होता है, तो ये अटैच शॉक है, और ये है डिटैच शॉक, जो ऑब्स्टिकल टच नहीं करता है, ऑब्जेक्ट को टच नहीं करता है, दैट इज डिटैच शॉक। दिस इज वेरी स्पेशल काइंड ऑफ शॉक व्हिच इज कॉल्ड बो शॉक। बहुत ही फेमस टर्म है, नाम सुना होगा। ये बो का जैसा शेप होता है, इससे उसको बो शॉक बोलते हैं। तो दूसरे भी क्राइटेरिया होते हैं जिससे हम शॉक वेव्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो एक होता है नॉर्मल शॉक वेव और दूसरा होता है ऑब्लिक शॉक वेव, which is depending on the angle of the shock wave made with the initial direction of the flow. तो नॉर्मल शॉक वेव होता है, वो फ्लो की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, फ्लो की डायरेक्शन होती है, उससे 90 डिग्री एंगल बनाता है, उससे परपेंडिकुलर होता है वो। और जो ऑब्लिक शॉक वेव होता है वो कुछ इंक्लिनेशन पे, ऑब्लिक एंगल पे होता है। So that the normal shock is the special case of the oblique shock, which is for the angle oblique angle equal to 90 degree. तो सब ऑब्लिक शॉक बोल सकते हैं, बट फॉर नॉर्मल शॉक इट इज समथिंग डिफरेंट, कुछ इक्वेशंस वगैरह चेंज हो जाते हैं, सो लाइक दैट। So okay, so there is another term here, it is jump equations. Jump equations are some special kind of relations which was given by these two scientists, Rankine and Hugoniot. So these are called Rankine-Hugoniot jump equations or jump relations or shockwave relations, whatever you can say. These jump equations are something which relates the initial condition of the flow with the final condition of the flow, because at the shock wave it is discontinuity. जो फ्लो के पैरामीटर्स होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी, इन तीनों में चेंज आ जाता है अचानक से, ऐसे स्मूथली चेंज नहीं आता है, अचानक से चेंज आ जाता है। तो इसको रिलेट कैसे करेंगे कि अगर पहले प्रेशर इतना है तो बाद में प्रेशर कितना होगा, तो इसको कैसे कौन से इक्वेशन से हम रिलेट कर पाएंगे, कौन से एक्सप्रेशन से, डेंसिटी इतनी है, टेम्परेचर इतना है, पहले बाद में कितना होगा। तो इसके लिए है जंप इक्वेशंस which shows the relation between the corresponding parameters of two regions. हाँ, इसमें we are taking much of the assumptions like it is ideal gas and viscosity is not taken into consideration, because viscosity जो होती है वो लैमिनार फ्लो में बाउंड्री लेयर्स पे ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है, अंदर के लेयर्स में इतनी ज्यादा हम सिग्निफिकेंट नहीं देते विस्कोसिटी को, निग्लेक्ट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई। तो ये जंप इक्वेशंस डिराइव बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशंस में से होते हैं, लाइक द कंजर्वेशन ऑफ मास, द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये जो है रो है, डेंसिटी है, ये u वेलोसिटी है, 1 मतलब रीजन 1 जो कि इनिशियल वाला, यहाँ पे रीजन 1, और ये है रीजन 2, ये रीजन 2, यहाँ पे रीजन 1, ये है रीजन 2, यहाँ पे रीजन 2। तो ये रीजन 1 और रीजन 2 का कंजर्वेशन ऑफ मास होना चाहिए। यहाँ पे ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, हियर इट इज प्रेशर, डेंसिटी एंड वेलोसिटी, इट इज हाइट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो फॉर दैट बर्नौली इक्वेशंस आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो दिस विल बी इजी टू एंटिसिपेट। इसमें मैंने बोला कि वी आर टेकिंग assumptions दैट दिस गैस इज कैलिफिकली परफेक्ट और आइडियल गैस इक्वेशन इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हम इसको डायरेक्टली प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर को रिलेट कर सकते हैं बाय दिस। इसमें P बाय रो टी अगर हम ले रो और टी को यहाँ पे नीचे डाल दे तो इट शुड बी कांस्टेंट, बिकॉज R इज कांस्टेंट, इट इज यूनिवर्सली कांस्टेंट, इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सो इट शुड बी कांस्टेंट। जो हमको जंप इक्वेशंस में हम बाद में इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं जंप इक्वेशंस को इससे। तो ठीक है, अब अभी अगर हम नॉर्मल शॉक की बात करें तो नॉर्मल शॉक में मैंने जैसा बोला कि ऐसा होता है, परपेंडिकुलर शॉक होता है, और यहाँ पे हमेशा सुपरसोनिक ही होता है। रीजन 1 का जो मैक नंबर होता है वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है, बिकॉज तभी तो शॉकवेव अपीयर होगा। शॉकवेव की कंडीशन है अपीयर होने की, जो कि हमने पूरा अभी तक मैंने बोला कि अगर वो सुपरसोनिक नहीं होगा तो ऑब्वियसली स्मूथली एडजस्ट हो जाएगी, शॉकवेव की अपीयर होने की कोई कंडीशन नहीं होगी। तो यहाँ पे हमेशा सुपरसोनिक होता है। अभी नॉर्मल शॉकवेव में दिस शुड बी ऑलवेज लेस देन 1, दिस इज ऑलवेज लेस देन 1, दिस इज ऑलवेज सबसोनिक, बिकॉज यहाँ पे शॉकवेव होता है और यहाँ पे कोलाइड करते हैं ये जो ऑब्स्टेकल के साथ, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे सबसोनिक रिजाइम हो जाता है। और ये सब पैरामीटर्स है जो कि हम जंप इक्वेशंस में देखेंगे।
ये M2 और M1 का रिलेशन है इन द केस ऑफ द नॉर्मल शॉक। गैमा मैंने बोला कि वो सॉरी रेशियो ऑफ द हीट कैपेसिटीज है, स्पेसिफिक हीट्स है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन M2 एंड M1। नाउ अभी इसमें हम दो लिमिटिंग केस लेके देख सकते हैं कि क्या हमको मिलता है। लाइक अगर M1 इक्वल टू हम 1 दे दे, तो विच इज द इनिशियल वेलोसिटी इज एज गुड एज द स्पीड ऑफ साउंड। तो यहाँ पे हमको M2 क्या मिलता है? तो M2 हमको मिलता है 1। अगर M1 अगर हम 1 दे तो M2 भी 1 मिलता है। सो दोनों यहाँ पे M1 इक्वल टू 1 और M2 इक्वल टू 1, विच इज लिमिटिंग केस। ये सिर्फ एक M1 इक्वल टू 1 की जगह में ऐसा मिलता है कि यहाँ पे M2 इक्वल टू 1 मिले। तो ये इस टाइप की सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं मैक वेव, जहाँ पे कोई पैरामीटर्स में चेंज नहीं होता है। पी रो टी सब सेम ही रहता है, कोई पैरामीटर चेंज नहीं होता। वो जरा भी इन्फ्लुएंस नहीं करती है शॉकवेव फ्लो को। और अगर दूसरा लिमिटिंग केस है कि M1 गोज टू इन्फानाइट, लाइक इट इज वेरी वेरी लार्ज, तो M2 की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, विच इज ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि जो गैमा होता है वो ऑब्वियसली हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा। तो M2 हमेशा या तो लेस देन 1 या इक्वल टू 1। इन ओनली द केस ऑफ द मैक वेव वो इक्वल टू 1 होता है, बाकी वो लेस देन 1 ही होता है इन द केस ऑफ द नॉर्मल शॉक वेव। तो ये जो है जंप इक्वेशंस, अभी इक्वेशन में जाने की जरूरत नहीं, पर आप इतना देख सकते हैं कि ये जो टर्म है ये यहाँ पे है। तो दिस इज P2 by P1 एंड इसका जो इनवर्स है वो यहाँ पे। तो दिस इज ρ1 by ρ2, दिस इज ρ2 by ρ1, so दिस इज ρ1 by ρ2। तो इसको अगर हम इससे इक्वेट करें तो हमको मिलता है कि P1 by ρ1 T1 इक्वल टू P2 by ρ2 T2, जो कि हमने यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं कि ये क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि जंप इक्वेशंस से आइडियल गैस फॉलो होता है फ्लूइड से। From the jump equations we can check it. Now in the case of oblique shock wave, it is not as simple as normal shock wave. As normal shock wave is the special case of the oblique shock wave, तो वो थोड़ी डिफरेंट होती है। उसमें काफी सारे जो एक्सप्रेशन होते हैं वो सेम होते हैं, पर फॉर some different modifications should be made in order to apply. तो जो शॉकवेव यूजुअली नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं अपीयर होती है, दैट इज कॉल्ड द ऑब्लिक शॉकवेव। ऑब्लिक शॉकवेव में हम दो ये टर्म्स होती है वो हमें दिखनी पड़ेगी कि एक जो होता है बीटा, विच इज द एंगल मेड बाय शॉकवेव विथ एन इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, लाइक दिस इज इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज शॉकवेव, दिस इज एंगल, दिस इज बीटा। And the another thing is that this angle of deflection, which is usually termed as theta. So this is theta. और यहाँ पे अगर ऐसा ऑब्स्टेकल मतलब ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है, अगर ऐसा फ्लो जा रहा है तो यहाँ पे कोलिजन करेगा और इसकी जो शॉकवेव जो अपीयर होगी ऐसे अपीयर होगी और उसके फ्लो डायरेक्शन ऐसे चेंज हो जाएगा पैरेलल टू दिस। तो ये जो है ये थीटा होगा, जो कि फ्लो डायरेक्शन की चेंज है, जो फ्लो का डिफ्लेक्शन है, और शॉकवेव का जो एंगल है वो बीटा होगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऑब्वियसली सुपरसोनिक ही होना चाहिए, पर यहाँ पे पता नहीं है सबसोनिक है सुपरसोनिक। जैसे कि नॉर्मल शॉकवेव में इट वाज क्लियर कि यहाँ पे सबसोनिक होना चाहिए, बट इट इज नॉट क्लियर इन दिस थिंग दैट इज इट सुपरसोनिक और इट इज सबसोनिक, जो हम आगे जाके देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्लियर क्यों नहीं है। तो यही सेम ये सेम इक्वेशन ही हम अप्लाई करते हैं इन द केस ऑफ ऑब्लिक शॉकवेव, जस्ट दैट यहाँ पे इसके हम दो कंपोनेंट्स देते हैं। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट जो कि इससे पैरेलल है, ये बीटा से पैरेलल है, और एक नॉर्मल कंपोनेंट होता है जो ये शॉकवेव से नॉर्मल, सॉरी शॉकवेव से पैरेलल, शॉकवेव से नॉर्मल। यहाँ पे भी सेम देते हैं M2 के भी कि शॉकवेव से पैरेलल, शॉकवेव से नॉर्मल। अभी जो पैरेलल कंपोनेंट होता है उसके शॉकवेव अफेक्ट नहीं करता है बिकॉज इट इज पैरेलल टू इट, सो वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। पर जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है उसको वो अफेक्ट करता है। नॉर्मल कंपोनेंट ऐसा यहाँ पे छोटा हो जाता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट सेम ही रहता है। तो यहाँ पे हमें ये जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, ये इसमें यहाँ पे M2 की जगह हमको M2 का नॉर्मल कंपोनेंट और यहाँ पे M1 का नॉर्मल कंपोनेंट ये सिर्फ चेंज करना है टू इन ऑर्डर टू अप्लाई इट टू द ऑब्लिक शॉकवेव। तो ये जो ऑब्लिक शॉकवेव यहाँ पे हमने यहाँ पे ये जो अपीयर हुआ है और ये फ्लो का डायरेक्शन
यहाँ से ऐसे थीटा एंगल पे चेंज करता है। सो अभी अगर हम अभी अभी अज्यूम करते हैं कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसका वो सुपरसोनिक है, मतलब वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो वो तो चेंज होने वाला नहीं है यहाँ पे। अगर ये ग्रेटर देन 1 है, देन ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये चेंज होने वाला नहीं है ये वाला। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्वियसली M2 तो ग्रेटर देन 1 ही होगा, बिकॉज ये तो पूरा आता है, ये ऊपर से इतना आता है इसमें, तो ये तो M2 ग्रेटर देन 1 होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि M2 ग्रेटर 1 मिले, तो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू M2 टू बी सबसोनिक, इट कैन बी सुपरसोनिक। एज मैंने देखा है कि इस सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि ये भी सुपरसोनिक है और ये भी सुपरसोनिक है। तो अगर ये सुपरसोनिक है तो ऑब्वियसली M2 सुपरसोनिक होगा। So that's why it is not shown in here that the clear inequality that it is subsonic or supersonic. That is okay. Now in the case of the now यहाँ पे अगर ओके अभी हम इसमें नॉर्मल शॉक की एनालॉजी थोड़ी यूज करते हैं कि नॉर्मल शॉक में क्या होता है कि ये जो नॉर्मल शॉक में शॉक से नॉर्मल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही है, नॉर्मल कंपोनेंट ही है, तो वो ग्रेटर 1 है, ठीक है। तो सेम थिंग हमें ऑब्जेक्ट शॉक में देखना पड़ेगा कि इससे ये शॉक से जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है, ये जो M1 है ना, वो ग्रेटर 1 होना चाहिए इन ऑर्डर टू शॉक टू बी अपीयर दैट। तो इसके लिए क्या होता है कि फॉर अ पर्टिकुलर तो अगर हम इसमें अगर थीटा चेंज करते जाए, थीटा ऐसे इंक्रीज करें, ठीक है, तो क्या होगा कि इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है जो वो थोड़ा कम होता जाएगा और नॉर्मल कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। पर अगर थीटा हम डिक्रीज करते जाए, ठीक है, और थीटा डिक्रीज होगा तो बीटा भी इसका डिक्रीज होगा, थीटा बढ़ेगा तो बीटा भी बढ़ेगा, लीनियरली नहीं बढ़ेगा ऑब्वियसली बट बढ़ेगा सही। तो अगर थीटा अगर हम डिक्रीज करें तो बीटा भी डिक्रीज करेगा। तो अगर बीटा डिक्रीज करता है तो उसका नॉर्मल कंपोनेंट कम होगा और टेंजेंशियल कंपोनेंट ज्यादा होगा। तो अगर नॉर्मल कंपोनेंट एक से भी कम हो गया, अगर हमने बीटा ऐसा दे दिया, ये M1 जो है ये सुपरसोनिक है, पर उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट इतना बढ़ गया और नॉर्मल कंपोनेंट इतना कम हो गया कि वो नॉर्मल कंपोनेंट एक से कम हो गया, तो यहाँ पे शॉक वेव नहीं अपीयर होगा एज आई हैव शोन। तो इसकी वजह से हमको एक बीटा का मिनिमम वैल्यू मिलता है कि जिसके नीचे बीटा नहीं हो सकता, which is this sin inverse 1 by M1. This is the minimum threshold value of the beta. और ये जो बीटा का मिनिमम वैल्यू, अगर इतना बीटा हम दे दें sin inverse 1 by M1, तो ये हमको देता है मैक वेव, which is the same in the same as we've shown in the normal shock wave. सेम प्रॉपर्टीज होती है कि वो इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो वो ये दोनों कंपोनेंट को ऐसा का ऐसा ही रखेगा दूसरे रीजन में भी, इट इज द सेम थिंग। नाउ द मिनिमम वैल्यू ऑफ बीटा so now the maximum value of beta equal to pi by 2, so which is the we have shown as I shown in the first probably or second slide that it is the special case that of the normal shock wave, right? Yeah. Now if we apply some kind of some little bit of math and all that to this component, and it's a very rudimentary trigonometry, and so we'll get the relation like this, which is called theta beta M relation, which relates the theta, beta, and M1. Now, the special thing about this relation, it is non-linear relation. It's not a linear, like if we take a set of value of theta and M1, we'll get only one and unique value of the beta. It is non-linear, so we can get more than one value of beta for a same set of values of theta and M. So this actually plays a very major role in this case of the oblique shock wave. ये जो नॉन लीनियर रिलेशन होता है उसकी वजह से हमको अगर हम उसको सॉल्व करने जाए अलग अलग वैल्यूज के लिए, तो हमको दो बीटा की दो वैल्यूज मिलती है, ठीक है। तो ये दो बीटा की दो वैल्यूज के लिए हमको दो शॉक मिलते हैं क्योंकि एंगल चेंज होता है,
फिर दो वैल्यूज को हम इसमें एक को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू स्ट्रॉन्ग शॉक, और वीक सॉल्यूशन विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू वीक शॉक। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन और वीक सॉल्यूशन में मेजर डिफरेंस क्या होता है कि जो डाउनस्ट्रीम फ्लो होता है वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में सबसोनिक होता है, और वीक सॉल्यूशन में वो सुपरसोनिक होता है। बिकॉज दिस और हमेशा जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है उसका बीटा ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली अगर वो सबसोनिक है तो उसका बीटा ज्यादा होगा, तभी वो सबसोनिक होगा और वो सुपरसोनिक होगा, क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट इसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा यहाँ पे। सो दैट इज इट। Now, these two solutions do not appear for every value of the theta and m. It actually appears for very certain range of the values of theta, above which there is no solution for beta actually. So, which is there is some maximum value of theta which is called theta max, above which this equation cannot be solved actually. Like there is some kind of simplified expression like sine beta equal to 2 or cos beta equal to 2. It's like that. So there is no solution for beta, as the sine theta or cos theta cannot go out of 1. So that's what we have got. So in the case of the theta greater than theta max, because theta is actually वो हम external set कर सकते हैं। ये जो है ये तो हम ये पूरा ऑब्जेक्ट हम एक्सटर्नल सेट कर सकते हैं, उसको थीटा अगर बढ़ा दे, और m1 भी हम एक्सटर्नल सेट कर सकते हैं। बीटा जो है वो थीटा और m1 के हिसाब से सेट होगा। तो अगर हम थीटा मैक्स से ज्यादा सेट कर दे, इन द केस ऑफ थीटा मैक्स एक्चुअली इट इज अ फंक्शन ऑफ द m1, तो अगर हम पर्टिकुलर m1 के लिए थीटा मैक्स से ज्यादा थीटा सेट करें तो उसके ऊपर हमको ऐसा शॉक मिलेगा, कर्व्ड और डिटैच्ड, क्योंकि यहाँ पे जो था वो अटैच था, ये ऑब्स्टिकल से ये इंक्लाइंड प्लेन से अटैच्ड है, तो यहाँ पे हमको डिटैच शॉक मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ बीटा का कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं, बिकॉज ये कर्व्ड शॉक है। What we are not getting solution for beta which is seen in this, that there is no beta actually here, that's why we are getting here detached shock. ये जो है थीटा बीटा एम रिलेशन का पूरा ग्राफ है, तो आप अगर देख सकते हैं कि लाइक अगर m1 इक्वल टू 1.5 अगर हम दे दे तो ये हमको पूरा ऐसा मिलता है। तो देयर इज सम मिनिमम वैल्यू ऑफ बीटा जिसके नीचे बीटा नहीं होता है, विच इज दिस tan इनवर्स 1/m1, ठीक है। और दूसरा जो होता है, ये अगर हम ऐसा बीटा की रेंजेस है तो थीटा एक वैल्यू से ज्यादा हमको नहीं मिलता है, यहाँ पे शायद 10 डिग्री या मतलब 12 या 13 डिग्री होगा, तो उसके ज्यादा हमको थीटा नहीं मिलता है, विच गिव्स अस दिस थीटा मैक्स। तो ये थीटा मैक्स हम ऐसे इस ग्राफ से ऐसे देख सकते हैं कि m1 जैसे बढ़ता है वैसे थीटा मैक्स बढ़ता है। और अगर यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक थीटा दे दे, ऐसे पूरी लाइन वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रॉ करें थीटा एक स्पेसिफिक थीटा की, तो हमको और एक स्पेसिफिक m1 के लिए वो दो इंटरसेक्शन मिलेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो वो जो बड़ा बीटा है, तो those two solutions gives from this, those two intersections are this बीटा। जो बड़ा बीटा है दैट इज स्ट्रॉन्ग शॉक एंड दिस इज वीक शॉक। स्ट्रॉन्ग शॉक में हमेशा सबसोनिक होता है, तो ये पूरा रीजन यहाँ पे सबसोनिक है, और इसके नीचे यहाँ पे सुपरसोनिक है रीजन। इट वर्क्स लाइक दिस। ये ग्राफ पे से इजीली हम देख सकते हैं कि कैसे वर्क होता है वो। इसमें लिमिटिंग केस भी अगर आप देखें तो लाइक बीटा मिनिमम इक्वल टू साइन इनवर्स 1/m1 है, तो अगर m1 इक्वल टू हम इन्फिनिट दे दे यहाँ पे लिमिटिंग, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। सो बीटा मिनिमम इक्वल टू 0, तो यहाँ पे m1 इक्वल टू इन्फिनिट साइन इनवर्स यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये जैसे m1 बढ़ेगा जैसे बीटा मिनिमम कम होता जाएगा, और एट द लिमिटिंग वैल्यू इट गोस टू 0। ओके, सो नाउ अभी जो थोड़ा रियल एप्लीकेशंस जो उसके होते हैं, मतलब हमको शॉक्स मिलते हैं, यहाँ पे देखना चाहूंगा कि अब अगर आप वो शिप में भी देखें तो ऐसे आगे जाता है तो ऐसे बोट जैसा बन जाता है शिप, या बोट जो भी बोट में भी ऐसा होता है कि ऐसे आगे पानी का ऐसा बोट जैसा बन जाता है लाइक दिस। तो उसको उसकी वजह से उसका नाम बो शॉक ऐसा रखा है, नेम्ड एज बो शॉक, सॉरी। तो अगर ऐसे ये जो बॉडीज मैंने बताया ये सब शार्प बॉडीज है। अगर आप देखो तो यहाँ पे शार्प है, लाइक मैंने पहले देखा था, ये शार्प बॉडी है, और ये है ब्लंट बॉडी। तो अगर शार्प बॉडी है तो उसके लिए हमने पूरा देखा एनालिसिस की कैसे
अटैच्ड और डिटैच्ड शॉक होते हैं, पर इन द केस ऑफ ब्लंट बॉडीज इट इज ऑलवेज डिटैच्ड शॉक. In the case of this type of blunt bodies, it is always detached shock because there is no, there is variation of theta here. तो उसके आगे हम देखेंगे कि कैसे होता है. लाइक अगर बो शॉक या ऐसा ब्लंट बॉडीज के सामने ऐसे पार्ट होते हैं, लाइक दिस इज नॉर्मल शॉक एंड दिस इज ऑब्लिक शॉक विद अ वेरिंग काइंड ऑफ बीटा, इट इज डिटैच्ड, सो इट इज काउट शॉक एंड हियर इट इज मैक वेव. तो एक स्पेसिफिक ऐसा एंगल हो जाता है बीटा की, वो जो हमने देखा कि बीटा मिनिमम से अगर कम हो जाता है, यहाँ पे बीटा मिनिमम से कम हो जाएगा तो यहाँ पे शॉक ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इतने तक ही शॉक होता है. तो ये जो सुपरसोनिक जो मैंने जेट्स बोला उसके आगे भी ऐसा हो जाता है, ये बो शॉक्स हो जाते हैं. तो ये नॉर्मल शॉक है, यहाँ पे ऑब्लिक शॉक है और यहाँ पे मैकवेव, ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं इसको. अभी एक वीडियो है नासा का, उसमें एस्ट्रो फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में शॉक्स कहाँ पे होते हैं वो इसमें लिखा है. ओके, कहाँ पे होते हैं ये प्ले क्यों नहीं होता? ओके ओके यार, Cosmic bow shocks. ओके. There is always problem with the video. I'll show you probably from the here or something like that. Okay, give me a second. Sorry. Change video का હા ન્યૂઝ window ખોલતું का. હોય તો સ્ટોપ શેરિંગ કરીને બતાવી દે. Yeah, but where is change window? कहाँ से change होता है? So okay, I need to stop presenting first. Yeah, got it. Okay, yeah, done. Thank you. Okay, sorry थोड़ा डिले करने के लिए. So ये जो होता है Through साउंड का आता है. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर कोई इंटरस्टेलर मीडियम जो होता है प्लाज्मा का, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का बना होता है, तो अगर कोई सुपरसोनिक पार्टिकल्स यहाँ पे जाता है तो उसके आगे भी ऐसा बो शॉक बन जाता है. जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा है कि बोट के आगे भी ऐसा बन जाता है. लाइक दिस. ओके, नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सन और अर्थ का भी एक सन और अर्थ का इंटरेक्शन की वजह से भी एक बो शॉक क्रिएट होता है. लाइक दिस वन, नो नॉट दिस वन. तो जब CME और जो अरोरा की बात तो सब लोग जानते ही है, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये अरोरा क्रिएट होता है. यहाँ पे सन के हाईली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, मेनली प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, आयंस थोड़े होते हैं. तो ये जब ऐसे बहुत ही हाई स्पीड होते हैं और वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं, तब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट कर देता है और सो उसके उनके डायरेक्शन में सडनली चेंज आता है. द मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली डिफ्लेक्ट विद वेरी हाई फोर्स, सो उसकी वजह से यहाँ पे ऐसा शॉक क्रिएट होता है लाइक दिस. Oh, actually, sorry, I've just crossed the time limit, probably. No, you can proceed. Yeah, so yeah. Oh, yeah, thank you. So here it is, bow shock. दूसरे भी
कई सारे एस्ट्रो बन जाता है. So like this, ये क्लस्टर पे पास हो रहा है तो ये बोशॉट बन गया उसके आगे. Like that. यहाँ पे दिखाएंगे. Yeah. So this is the velocity and it is boshot. इसका रेप्लिकेट भी हम कर सकते हैं लेबोरेटरी में शॉक ट्यूब से. Probably I will give you an opportunity to provide the next lecture about this. I'll just talk about the moving shock waves. Like these are the steady shock waves. Moving shock waves जो कि supernova shock waves होती है, GRBs होते हैं, या हमारे bursts होते हैं. वहाँ पे जिस टाइप की shock waves होती है, moving shock waves होती है, उसके बारे में बात करेंगे और उसको replicate कैसे कर सकते हैं लैब में. Okay. So let me just again share my PPT. Yeah, so acknowledgement. Okay, so I would like to thank Dr. Bhala sir for guiding me in this topic, and also Arijit sir for the constant support, and he has also cleared my many doubts, and also Bhavya also helped me with some math and all that in this expression. I also thank at the last Universe Science Forum for providing me this platform, and all of you for paying such attention. The references, actually, this book is very good for this type of study. Like, okay, I'll just show. There it is, Shockwaves Made Simple by C.S. Kumar, K. Takayama, and K.P.J. Reddy. It is a very good book. This Reddy, actually, Reddy sir has actually Reddy tube. There is actually a term called Reddy tube. There is a shock tube. It is named after him. It is a very good book. If you wanna study, you should read this. These are video sources from the NASA, and some images are from the Google. Thank you. Okay, so now questions. If anyone has any questions, they can just unmute yourself and ask the question to the speaker. Hello, Jan bhai, I'm Yash. I have one question. Like, why we study jump equation? Like, what those jump equation tell us about the shock waves? Jump equations tell us about the shock waves. Okay, so jump equations actually are jump equations do not directly tell about shock waves. Actually, it is very kind of fundamental things like pressure, then density and temperature it will gives. So if we study if we wanna characterize the shock wave, we can characterize it by like if it is an oblique shock wave, we can characterize it by theta, beta, m1, and all that. But actually, from the jump equations also we can derive this, because it's obviously it is at last the pressure, temperature, and density in the physics going on with these three things. So you can also derive the Mach number from that probably. Yeah. So it is very characteristic. Like jump equations are for the equations are general for all the shock waves, but as we put in parameters like initial region 1 conditions, and we'll get the region 2 conditions. So this will all these theta beta amortization and all that actually comes from jump equations. They are actually in the fundamental of the shock waves. So did I clear a doubt or something that I misunderstood, or I haven't get? No, I got the point. Yeah. There are a few more doubts. Actually, one of them is how do we measure these parameters like the theta, beta, and m1, m2? How do we measure these parameters? Measure, okay. About theta, beta, and m. So that I mean, this is kind of theoretical work which I have shown. So theta we set, and m1 also we can set. So we do not want to go for beta, but we can but if we want to measure, we can like put the sensors for these pressure, temperature, and obviously density and all that.
So after all we study, we measured that these three parameters, and when we uh, derive with the maths, we can derive the theta, I mean beta, sorry, beta and M2 and all that. At last, we measure pressure, temperature, and density. Even in shock tube, there are shock tube are like something in which there are two regions. One is very high pressure region and one is very low pressure region. Between these regions, there is a kind of diaphragm. Uh, so when the pressure reaches certain value, the diaphragm ruptures, and the high pressure region actually from that the gas from the high pressure region diffuses very rapidly to the low pressure, and which will create shock wave actually. This is moving shock wave. It is like yeah. So there is one sensor in the high pressure region. I mean, in the shock tube, it is uh, mounted on the surface, and one is in the low pressure region. And then we study pressure and temperature of temporarily with the in the both regions, and then we just make graphs and all. It's like that. Okay. And what do you mean by like steady shockwave and moving shockwave? Like you just referred. Okay, so there is, moving shockwave. I mean, there is no much difference if you go for relative, I mean, relative velocity or something like that. Steady shock wave is something that when the flow is uh, moving with a supersonic velocity, okay, then and the obstacle is kept in the between, and then this has shown the shock wave appear. So that is steady shock wave, that is not moving. The flow is moving. Okay. Shock with respect to obstacle, with respect to object. But Okay. in the moving shock wave, it is kind of like when diffuses, the gas diffuses, the first. It's kind of like in the normal way we just go for like velocity. There is some kind of velocity, but when it is accelerated, like if some kind of screen or some kind of object is like moving, and here it is gas and probably air or something like gas in front of it. So when it accelerates, it will like for some interval, it will just move this column of this section of air for some velocity. Then it is accelerating. So after that time, for the same amount of time interval, the same, I mean, similar section of air will be moved with a higher velocity. So at last, at some point, they all will merge. Okay, they all the moving sections will merge, and it will create shock wave with the supersonic speed. If the object is actually, I mean, there is some certain amount of pressure difference there. Yeah. Okay. Got your point. Okay. Any other questions? Is there any in the chat? I have not seen. Okay, Bhavya. After collision in region 2, we assume streamline flow again. Yeah. Yep. Yes. There are And much one- other questions like that. And one more doubt: is there any difference between shockwave and sonic boom? Shockwave is supersonic. Sonic boom probably it is not. So sonic boom is a speed. It is actually sound. So it is not supersonic. It is I mean it is Mach equal to 1. Sonic boom is just a sound we are hearing. Probably when you go to, I mean, I have heard once, so I know. When the jet or something like passes above, you just hear very big like dhamaka like that. So that is called sonic boom. And yes, and I remember that in the for initial slides you mentioned that there is a hypersonic region, right? After Yeah. Mach 5. Yeah. So why there is a difference between this properties of supersonic and hypersonic? You told that there is some difference in properties. Yeah, I know. I mean, I have not explored that thing actually much, because I'm also learning about this initially. So I'm actually in the like 1 to 5 now. Okay. I am yet to learn this hypersonic region. Okay. So, any more questions? If not, then we can conclude the talk here. Okay, so thank you so much, Jahan, for sharing this Thank you so amazing much, Suresh. information.
And I would like to request all the participants to stay connected with USF. We will soon come with such an amazing talk. Thank you so much everyone for connecting.